हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सन 2022 और 23 के लिए आगामी जो हमारा सत्र आ रहा 11th का, उसमें हमारा सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से हम अकाउंटेंसी की तैयारी करें जिससे हम अपने क्लास में टॉप बन सके। तो आज का जो वीडियो है आपका वो 11th के अकाउंटेंसी के सिलेबस पे है। जिन बच्चों ने 9th और 10th में कॉमर्स नहीं पढ़ी वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के और लास्ट तक देख लें। समझ लो कॉमर्स की जो बेसिक जानकारी है आपको मेरी एक ही वीडियो से हो जाएगी। और 11th का जो आपका सिलेबस है उसको कितने अच्छे से तैयार करना है। देखिए बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं कि वो 11वीं की पढ़ाई को वो थोड़ी वैल्यू कम देते हैं इंटर की अपेक्षा और हाई स्कूल की अपेक्षा। बस यहीं से क्या होता है कि बहुत कुछ प्रॉब्लम उनके आगे आने लगती हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस ये दिख रहा है आपको 11th में दिख रहा है वही सिलेबस सेम का सेम बीकॉम में भी है। ये भी मैं एक इसमें वीडियो क्लिप डालूंगा बीच में, जो मैंने बीकॉम का सिलेबस कराया है वो आपको देखिएगा, इससे वो कितना मैच करता है तो वो भी देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि शुरू से लेकर के और लास्ट तक हर टॉपिक आपको आगे जो भी क्लासेस होंगे, बीकॉम करोगे या बीबीए करोगे या एमकॉम करोगे, ये सारा का सारा आगे ब्रॉड रूप में आपके लिए मिलेगा। यानी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ हमें आगे की क्लासेस में मिलेगा। तो बिल्कुल ये गलती नहीं होनी चाहिए कि इस सिलेबस में हम कहीं पर भी छूट कर दें। पहले क्या होता था, इंटर का और 11th का दोनों का जो सिलेबस था वो कंबाइंड था। अब क्या हुआ, 11वीं का अलग कर दिया और इंटरमीडिएट का अलग कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी जो 11th का सिलेबस है उसको कम नहीं समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो हमने ये जो सिलेबस है यूपी बोर्ड के लिए है, 11th क्लास के लिए है, बही खाता एवं लेखा शास्त्र का, जिसको अंग्रेजी में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहते हैं। अब जो पाठ्यक्रम है 2022-23 में एनसीईआरटी बेस्ड यही रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड जो पाठ्यक्रम है पूरे हमारे भारत में लागू हो रहा है। तो पूरे भारत में जो लागू हो रहा है एनसीईआरटी बेस्ड कार्यक्रम, उसी के बेस पे यहाँ पर जो सिलेबस है आपको हम दे रहे हैं। और इस सिलेबस के लिए आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस सिलेबस में देखिए क्या क्या शामिल है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, पुस्तपालन की। ठीक है, सिलेबस में पहला जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा पुस्तपालन, जिसका नाम है बुक कीपिंग। ओके, मैं सारा का सारा समझाऊंगा। लेखांकन का अर्थ, सिद्धांत, अवधारणाएं, लेखांकन के स्वरूप, दोहरा लेखा प्रणाली, जर्नल या रोजनामचा, खाता बही, तलपाट, बैंक संबंधी लेन देन, जो कि आपने हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि मैंने एग्जाम में बोल दिया था कि कुछ भी नहीं आएगा इससे, और देखिए कुछ भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर 11th में आपके लिए आएगा। अंतिम खाते बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि ये बीकॉम में भी मिलेंगे, विनिमय पत्र या बिल। तो ये जो चैप्टर हैं ये हमारे बेस चैप्टर हैं, जो हम पहले से लगभग में थोड़ा थोड़ा अगर हाई स्कूल में कॉमर्स रही होगी तो इनको पढ़ा होगा, और साथ में पढ़ा होगा बैंक समाधान विवरण पत्र। तो यहाँ के बाद अब बात होती है कि आगे की पढ़ाई की। तो देखिए प्रेषण खाते, संयुक्त साहस खाते, औसत भुगतान तिथि, भारतीय बही खाता प्रणाली, अशुद्धियां एवं उनका सुधार, रहतिया के मूल्यांकन की विधियां, आयगत पूंजीगत मदे, प्रावधान, संचय एवं कोष, ये वो चैप्टर हैं जो हमारे आगे और ऐड किए गए हैं। यानी जो हमने पहले से कॉमर्स में पढ़ा है उसके आगे हमें ये चीजें अब बढ़ा करके पढ़नी है। तो कोई भी क्लास में टॉप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम दूसरे से टॉपर तो तभी बनेंगे जब सारे के सारे पॉइंट हमारे क्लियर होंगे। और दूसरा, जैसे लोग कहते हैं कि कॉमर्स लेने के बाद में जो कैरियर है वो यार पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि यार सिर्फ बैंकिंग लाइन होती। तो मैं आपको बता दूं दुनिया में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। ओके, चाहे वो साइंस का ऑफिस हो या हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी अकाउंटेंट तो हर जगह लगना ही लगना है। दूसरी चीज, जब से जीएसटी लागू हुआ है इंडिया में, कॉमर्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट बन चुका है, बशर्ते इसका बेस क्लियर कर लो। तुम बहुत अच्छे से जरा पढ़ाई तो करके देखो, नौकरी की कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की। और ना मानो तो देखिए यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम है 11th का, वही देखिए बीकॉम में भी सेम पाठ्यक्रम आपके लिए मिलेगा। आधे से ज्यादा पाठ्यक्रम आपका बीकॉम में भी रखा हुआ है। ना समझ पा रहे हो तो आप देखो, देखिए इसको, ये जो पार्ट है ये तो हर यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में रखा हुआ है।
लेखांकन का अर्थ, अवधारणा, सिद्धांत से लेकर के लेखांकन समीकरण तक। लेकिन इनमें क्या हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने एक दो जो चैप्टर्स हैं उनको हटा भी दिया है। ओके, तो आइए समझते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि हमको अपनी तैयारी अब कैसी करनी है। आइए समझते हैं। देखो, जिन लोगों ने 11th में यानी कक्षा 11 में या उससे पहले कॉमर्स और अच्छे से पढ़ लिया तो उनके लिए ये वाला जो पार्ट है पढ़ना ही नहीं होता है। ओके, कितना बड़ा यहां पर उनके लिए रिलीफ मिलता है जिसने सही से कॉमर्स को 11th में पढ़ा हो, 9th में, 10th में पढ़ा हो। ठीक है, 12th का यहां पर कोई चैप्टर ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन 11th के ये सारे चैप्टर्स 11th के ही हैं, हाई स्कूल से रिलेटेड है। अब यहां पर बात करेंगे, ये बीकॉम के अलग से बड़े हुए चैप्टर्स हैं जो पहले बीकॉम में सिर्फ यही चैप्टर्स आते थे। ठीक, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो, पहला लेखांकन का अर्थ, अवधारणा, सिद्धांत है। इंग्लिश में नहीं लिख पाया क्योंकि यहां पर जगह कम थी। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये यहां पर पूरा समझना है। लेखांकन के मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और इंडियन, उन दोनों के बारे में पढ़ना है। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, जर्नल के बारे में पढ़ना है, रोजनामचा जिसको हिंदी में कहते हैं, लेजर के बारे में हमें पढ़ना होगा, ट्रायल बैलेंस के बारे में हमें पढ़ना होगा, अंतिम खाते के बारे में पढ़ना होगा, लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो यहां से अगर पूरा अगर देखेंगे कोर्स तो वही कोर्स सेम रखा हुआ है जो 11th के सिलेबस में है। अब हम बात करते हैं मेन चैप्टर। देखा आपने कि बीकॉम में वही सारा सिलेबस था जो हमारा किसमें है, 11th में भी सिलेबस है। तो बीकॉम का आधा से ज्यादा सिलेबस जब हम 11th में ही क्लियर कर लेंगे तो बीकॉम में भी हमारा कुछ नहीं बचता है। ओके, फिर वहां पर भी हम टॉप करेंगे। तो हमारे चैनल पर आने के बाद में अगर टॉपर नहीं बने तो फिर मेरा पढ़ाना भी बिल्कुल बेकार है। ओके, हमसे जुड़ने के बाद में टॉप बनना चाहिए, ये मेरा अपना टारगेट है। तो आइए अब पाठ्यक्रम को हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। देखो, पुस्त पालन और लेखाकर्म क्या है। पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर के बना है, पुस्त प्लस पालन। पुस्त का मतलब होता है पुस्तक से और पालन का मतलब होता है रखने से। ठीक है, यानी जब हम व्यापार चलाते हैं तो उसमें जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको सही से लिखने, उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए जो जरूरी किताबें रखी जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुस्त पालन कहते हैं। और उनमें लेखा करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लेखाकर्म कहते हैं। यहां से थ्योरी का क्वेश्चन आपके लिए मिलता है। लेखांकन का अर्थ, सिद्धांत, अवधारणा है। कुछ बुक में ये 2 चैप्टर कर दिए गए होंगे लेकिन यहां पर एक है। और जब हम लेखांकन करेंगे, लेखांकन का मतलब जब लिखेंगे तो कोई ना कोई सिद्धांत तो होते हैं। सिद्धांत का मतलब है कि नीतियां, नियम, रूल्स, उन सबका हम फॉलो करते हुए ही करेंगे। और अवधारणाएं का मतलब होता है सोच, यानी बहुत से कॉमर्स में ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ठीक है, कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, देखिए, मुद्रा मापन की अवधारणा है, चालू व्यवसाय की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, दोहरे पहलू की अवधारणा, 2 पक्ष का अवधारणा, ये सारी अवधारणा है जो कॉमर्स में आती हैं। अब लेखांकन का स्वरूप की बात करेंगे। देखिए, लेखांकन का स्वरूप का मतलब है कि लेखांकन होते के रूप कितने हैं। ठीक है, और इसको बता दूं संक्षेप में, ये 4 रूपों में चलता है। एक अहरा लेखा प्रणाली जिसमें कोई लेन देन एक ही बार लिखा जाता था, दोहरा लेखा प्रणाली में 2 बार लिखा जाता था, तीसरा रोकड़ प्रणाली में कोई भी लेन देन होता था तो केवल रोकड़ वाले ही लिखे जाते थे, ऑर्डर वाले वगैरह नहीं लिखे जाते थे। और चौथा था भारतीय बही खाता प्रणाली जिसमें श्री गणेश जी सदस्य है। ये शायद है यहाँ पर इस बार आपके सिलेबस में, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपको भारतीय बही खाता प्रणाली भी आगे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में यहां से न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। सॉरी, इसके आगे है दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कोई भी लेन देन होता है तो कम से कम वो 2 पक्षों में होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली कहा गया और इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक बहुविकल्पीय प्रश्न कि दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन है। जर्नल या रोजनामचा, यहां से हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खाता बही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर खाता बनाना नहीं आएगा, खाता बही में पोस्टिंग करनी नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तलपट परीक्षा सूची, इससे भी बहुत बहुविकल्पीय खूब पूछा जाता है कि तलपट सॉरी, जो तलपट है वो क्या खाता है या केवल विवरण मात्र है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तलपट है वो खाता नहीं है। ठीक है, ये एक परीक्षा सूची है जो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस के लिए चेक करती है कि सारा बैलेंस सही से पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। बैंक संबंधी लेन देन में देखिए बैंकिंग का पार्ट आ जाता है। अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट, वर्ष के अंत में लाभ और हानि जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उनको हम अंतिम खाते कहते हैं। विनिमय पत्र या बिल, ये आपने पहले से ही पढ़ा होगा, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करने लिखेगा या क्रय विक्रय जब उधार हुआ है तब ये लिखा जाएगा। बैंक समाधान विवरण पत्र इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा 11th में और जरूर आएगा।
और मैं इतने सहारे से इसको समझा दूंगा कि क्लास के और बच्चे देखते रह जाएंगे, पूरा चैप्टर ही नहीं, इसका कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन कहीं से रख दें, आप चुटकी में से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसकी ऐसी ट्रिक है, बनाने की 4 विधियां हैं, इसकी एक ऐसी ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि पता ही नहीं चलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम में आने वाला। प्रेषण खाते का कंसाइनमेंट कहते हैं। देखिए क्या होता है कंसाइनमेंट, प्रेषण खाते कैसे कहते हैं? प्रेषण का मतलब होता है भेजना। मान लीजिएगा हम सब लोग कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वहां से बना हुआ माल किसी अन्य जगह पर बिकवाना है, तो जो माल भेज करके दूसरी जगह बिकवाते हैं उसी को हम प्रेषण कहते हैं। और उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रेषण खाते। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास में एजेंसी देखी होगी आपने, हीरो की एजेंसी है, बजाज की एजेंसी है, मारुति सुजुकी की एजेंसी है, ये सब माल कहीं और से बन करके आ रहा है, रास्ते में खराब हो रहा हो, क्षतिग्रस्त हो रहा हो, बेकार हो रहा हो, टूट फूट रहा हो, सब कंपनी का हो रहा है। एजेंसी में जब फ्रेश माल आ जाएगा तो समझ लो तभी से वो बिक्री के लिए लगाया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये निकालना होगा कि कौन से खर्चे कहां पर सेट किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेषण खाते। संयुक्त साहस के खाते क्या होता है? जब 2 3 4 लोग मिलकर के आपस में एक बिजनेस करते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए बिजनेस करते हैं, तो ऐसे के लिए हम संयुक्त साहस कहते हैं। यानी एक व्यक्ति में हिम्मत नहीं है कि वो बिजनेस कर पाए, जैसे किसी पुल बनाने का ठेका एक व्यक्ति ने ले लिया तो वो देखी रेख सही से नहीं कर पाएगा, लेकिन जब 3 4 5 लोग मिलकर के एक पुल बनाने का ठेका लेते हैं तो ऐसे में क्या होता है, वो साथ साथ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम संयुक्त साहस कहते हैं। और उसका पूरा हिसाब किताब सही से रहे, इसीलिए इसको संयुक्त साहस के क्या है, खाते कहते हैं। ठीक है, खाते का मतलब होता है अकाउंट मेंटेन रखना। ठीक, औसत भुगतान तिथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर पूछा जाता है इससे भी। औसत भुगतान तिथि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, औसत प्लस भुगतान। औसत का मतलब होता है एवरेज, और भुगतान का मतलब किसी का पेमेंट कर देना। यार तुमने किसी दुकान से कभी 10 रुपए का, कभी 100 रुपए का, कभी 150 रुपए का पूरे महीने भर सामान खरीदते रहे, और महीने के लास्ट में गए, बोले तुम्हारा कितना पेमेंट कर दें बता दो, तो आप सोच रहे होगे कि जितना टोटल मारेगा वो बता देगा। जी नहीं, वो पेमेंट निकाला जाएगा कि ब्याज का नुकसान उसे भी ना हो और तुम्हें भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो उस तिथि के लिए हम क्या कहते हैं, औसत भुगतान तिथि कहते हैं। ठीक है, भारतीय बही खाता प्रणाली, ये तो उसी तरह से एक फॉर्मा बनता है जिसमें 8 सलें होती हैं, 4 जमा की और 4 नाम की। ठीक है, तो ये एक विशेष ढंग से बनाई जाती है, जो पन्ने मोड़ मोड़ करके बनाई जाती है, सिखाऊंगा इसके लिए आपको। अशुद्धियां और उनका सुधार, अगर कंपटीशन में, कॉमर्स के कंपटीशन में जाओगे तो इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। अशुद्धियां एवं उनका सुधार क्या होता है कि कॉमर्स में जो लोग लेखा करते हैं उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों को दूर करने के लिए क्या होता है, एक जनरल एंट्री ही की जाती है जिसको हम कहते हैं अशुद्धियां और उनका सुधार। ठीक है, रहतिया के मूल्यांकन की विधियां, फीफो, लीफो, मीफो, हीफो, औसत मूल्य विधि, लागत मूल्य, बाजार मूल्य, जो दोनों में कम हो, इतनी तो इसकी विधियां हैं, और इन विधियों से आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं। ठीक है, आयगत एवं पूंजीगत मदे, बहुत अच्छा चैप्टर है, यहां से बच्चों को खूब इंटरेस्ट आता है। क्या आयगत है, क्या पूंजीगत? आयगत का मतलब व्यापार के संचालन से संबंधित, पूंजीगत का मतलब है कि हमारी संपत्तियों से संबंधित। आप 2 मिनट में ऐसी ट्रिक बता दूंगा, आप 2 मिनट में छांट दोगे क्या आयगत है, क्या पूंजीगत है। प्रावधान, संचय एवं कोष। प्रावधान का मतलब होता है तैयारी, जैसे हमने 1000 लोगों के लिए माल बेचा और बेचने के बाद में क्या हुआ कि हमें लग रहा है कि कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, तो पहले से ही तैयारी कर लेना क्या कहलाता है, प्रावधान कहलाता है। संचय, कुछ लोग 100% पैसा नहीं ही देंगे, उनके लिए पहले से ही हमने इंतजाम करके रख लिया और अपने पास से धन मिला दिया, जिससे हमारे खाते जो है वो नुकसान ना दिखाएं। ठीक है, तो अब आप सोचोगे फायदा क्या है संचय से, हमारा ही पैसा और हम ही दिखा रहे हैं कि हमें नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो ये संचय का क्या मतलब हुआ, मैं बता दूं बच्चों। संचय का मतलब होता है इकट्ठा, धन को इकट्ठा करना। ये कंपनियां इसलिए संचय का प्रयोग करके यहाँ पर दिखाती हैं कि उनको दूसरी कंपनियों से अपना मुनाफा कम दिखाना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप 5 दुकान वाले हैं, कोई एक व्यक्ति बहुत बड़े फायदे में चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सफल है, वो कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय अच्छा कर रहा है, तो जनता उस पर विश्वास करती है। इसलिए बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं संचय को करती रहती हैं, और उनको कहीं पर भी नुकसान होने की नौबत आती है तो वो सबसे पहले उस पैसे का प्रयोग कर लेती हैं। ठीक है, समझ जाओगे, कॉमर्स को आगे पढ़ोगे तो। कोष का मतलब होता है तिजोरी से, यानी वैधन जिसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा गया हो, उसमें वैसे हाथ ना लगाया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। तो ये सारे देखिए इस बार बहुत सारे न्यूमेरिकल है 11th में। ओके, तो शुरू से जो बच्चे हमारे, कुछ बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हैं। अगर आप हमसे भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए नंबर देते हैं 9719811101। ठीक, ये ऑफिस का नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम
और एड्रेस क्लास भेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी, क्लासेस आपके लिए मिलेंगी, बस रजिस्ट्रेशन का जो भी थोड़ा सा चार्ज होगा वो लिया जाएगा, वो भी ऑफिस का खर्च निकालने के लिए। और आपसे कोई विशेष ऐसा नहीं, एक किताब की बुक में पूरे साल भर हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जितना भी आपने सिलेबस समझा, इस सिलेबस के साथ साथ में आपका जो BO है उसका भी सिलेबस और बैंकिंग का सिलेबस भी अगली वीडियो में आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल के चैप्टर बहुत सारे हैं, इनको कवर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, अगर इनको अच्छे से कवर कर लिया तो आगे आपको BCom में, MCom में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।